नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी रीट की तैयारी कर रहे होंगे और रीट में सबसे मजबूत अंक कौन सा होता है? दोस्तों, रीट की शिक्षण विधियां और इन्हीं शिक्षण विधियों को लेके आपके सामने हाजिर हूं। आप आज सभी शिक्षण विधियों को मैं करवाने वाला हूं एक एक करके। बहुत ही कम समय में आप अगर इन शिक्षण विधियों को पढ़ना चाहते हो तो बार बार इसी वीडियो को देखते रहना। आप सभी की शिक्षण विधियां सही हो जाएगी दोस्तों, और शिक्षण विधियां आपकी पास होने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इन्हीं शिक्षण विधियों से जो है बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके हिंदी की शिक्षण विधियां, संस्कृत की शिक्षण विधियां, आपके अंग्रेजी की शिक्षण विधियां, है ना, सब शिक्षण विधियां यहीं से आती है। हालांकि अंग्रेजी में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा, है ना। तो हर एक साइंस हो, मैथ हो, वहां से जो है शिक्षण विधियां पूछी जाती है। तो इनमें कुछ ना कुछ शिक्षण विधियां किसी सब्जेक्ट में है, तो कुछ शिक्षण विधियां किसी और सब्जेक्ट में है। तो आप सब मेरे इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग शिक्षण विधियों की। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रसास्वादन विधि। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सूत्र विधि, है ना। तीसरा है आपका भाषा संसर्ग विधि। चौथा है आपका भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि। पांचवी है आपकी सहचार्य विधि। छठी आपकी ध्वन्यात्मक विधि। सातवीं आपकी व्याख्यान विधि हर एक सब्जेक्ट में आती है। आठवीं प्रदर्शन विधि हर एक सब्जेक्ट में आती है। श्रुति लेखन विधि आपकी हिंदी में आती है। दल शिक्षण विधि हर सब्जेक्ट में आती है। आपके भाषा प्रयोगशाला विधि हर एक सब्जेक्ट में आती है। आपके व्यतिरेकी विधि हर वर्षीय विधि। आपके समवाय विधि, प्रत्यक्ष विधि, अनुकरण विधि, इकाई विधि, है ना, इसको यूनिट मेथड भी बोलते हैं हम लोग। आगमन निगमन विधि बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। सैनिक विधि, अरे सैनिक विधि भी आप लोग पढ़ोगे। व्याकरण अनुवाद विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, आपके परिवेशित विधि, आपके दूरस्थ शिक्षण विधि, वाचन विधि, द्विभाषी विधि, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण कौशल, ये सब आज मैं आपको पढ़वाने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट में हम लोग पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे। लेकिन आपका काम क्या होगा? इस क्लास को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और इन लास्ट 15 दिनों में, 15 दिन भी नहीं है, 10-12 दिनों में मैं आपको पूरी तरह से रीट के लिए तैयार कर दूं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, हर एक सब्जेक्ट में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। चलते हैं इस क्लास में और सबसे पहले पढ़ते हैं रसास्वादन विधि। दोस्तों, जब इसके टुकड़े करते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है? रस का अनुभव, यानी यहां पे जो है रस का अनुभव किया जाएगा। अरे ये उपयोग क्या करेगी? उपयोग कविता पाठ में। आप सभी के हिंदी सब्जेक्ट होगा, और हिंदी आप सभी को पता है कि हिंदी तो आप लोग लेते ही हो, तो हिंदी में ये विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। कविता पाठन करवाने में इसका उपयोग होता है। और इस विधि में जो है अध्यापक का लक्ष्य क्या रहता है? कविता का अर्थ बतलाना नहीं रहता है। यहाँ पे जो है विद्यार्थियों को आनंद लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ कविता के रस का अनुभव करना। अरे कविता में कौन सा सौंदर्य है, कविता किस प्रकार से पढ़ी जा रही है, ये यहाँ पे जो है रसास्वादन विधि का अर्थ होगा। ये एक प्रकार की कौन सी विधि है? उपसंहार विधि है। अर्थात कविता की सामान्य रूप से व्याख्या कर देने के पश्चात, यानी नॉर्मली मैं चीजें बता दूंगा, उसके बाद इसके रस का अनुभव किया जाएगा। बीच बीच में इसका अर्थ बताकर जो है इसका स्वाद खट्टा नहीं किया जाएगा, यानी कि एक तरह से मीठी मीठी विधि है। उच्च कोटि की भावात्मक कविता में अधिक प्रश्नों का प्रयोग अनुचित है, अतः खंडान्वय विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं कि भावात्मक जो कविता है उसमें अधिक प्रश्नों का प्रयोग अनुचित है। अनुचित यानी कि उचित नहीं है, अतः यहाँ पे जो है खंडान्वय विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खंडान्वय विधि जो है ये इति वर्तात्मक कविता पढ़ाने के लिए उपयोगी है ना। कविता मतलब इति वर्तात्मक यानी कि उसका जो है सार भी बताया जाए, है ना, सार भी बताया जाए। लेकिन जो आपकी रसास्वादन विधि है ये सभी स्तरों पर उपयुक्त, सर्वाधिक प्राथमिक स्तर में ज्यादा उपयोगी है, लेकिन सभी स्तरों में। अरे आप पहली से 8वीं तक के बच्चों को उसका अर्थ समझाने बैठ जाओगे तो क्या वो बच्चे उसमें रुचि लेंगे? अरे जब कविता भाव के साथ बोली जाएगी तो कविता में वो रुचि लेंगे। साथ में पढ़ेंगे जोनी जोनी यस बाबा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग लाइक हा हा हा, है ना। तो कविता मन पढ़ने की वस्तु नहीं है। कविता मन पढ़ने की वस्तु नहीं है। इसे भाव अनुसार स्तर पढ़ना चाहिए, इसको उसके साथ भाव विभोर होकर सुनना चाहिए। ये कहती है रसास्वादन विधि। कविता हृदय गम करें और भाव विभोर होकर सुने। तो रसास्वादन विधि आपको किस प्रकार की लगी कमेंट करके बताना। अगली विधि के बारे में पढ़ते हैं, उससे पहले आपके पास जो है एक शानदार मौका है। आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और
हम लोग कहें कि आधुनिक काल पढ़ने का, अगर आप लोग हिंदी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने ये बुक आपके सामने जो है वो उपलब्ध है। इसमें हम लोगों ने आधुनिक काल भी लॉन्च कर दिया है और इसकी प्राइस भी 169 रुपीज हो चुकी है, जो कि सबसे कम है, सबसे कम। आज दिन तक इतिहास में किसी ने इस प्राइस में जो है इतने शानदार नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाए होंगे। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगी। मैं पहले बता देता हूं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7568374047 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगली विधि के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अगली विधि आ जाती है सूत्र विधि। देखिए, इस विधि में जो है बालकों को व्याकरण संबंधी नियम पहले बता दिए जाते हैं। बालकों को क्या बताएंगे? व्याकरण संबंधी नियम पहले से ही बता देंगे और उसके बाद जो है उन नियमों का अभ्यास कराया जाएगा। यानी व्याकरण संबंधी नियम जो है वो पहले से बता देंगे और क्या करेंगे, फिर व्याकरण संबंधी नियम बता के उसको उन नियमों का अभ्यास करवाया जाएगा। अच्छा, ये विधि जो है संस्कृत से आई है, तो इंपॉर्टेंट किसके किसके लिए है? संस्कृत वालों के लिए भी है। इसे निगमन विधि भी कहते हैं, है ना, एक प्रकार की निगमन विधि भी है ये सूत्र जो है 6 प्रकार के माने जाते हैं। और इसकी एक विशेषता और है, ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है कि सूत्र विधि किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। दूसरी बात, अमनोवैज्ञानिक विधि है ना। अगली, ये रटन विधि पर आधारित है, नीरस है, शुष्क है, आवश्यक दबाव इस पे बनाया जाता है, प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी? प्राचीन है, अमनोवैज्ञानिक है। सिद्धांत जो है कौमुदी सूत्र इसमें पढ़ाया जाता है, सिद्धांत कौमुदी सूत्र पढ़ाई जाती है। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए यह विधि उपयोगी है। और भाषा संसर्ग विधि जो है वो यहाँ पे कौन सी विधि? भाषा संसर्ग विधि हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आई होगी सूत्र विधि ये किसके लिए उपयोगी है? उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। दूसरी बात, ये अमनोवैज्ञानिक है, रटन विधि पर आधारित है, नीरस है, शुष्क है, आवश्यक दबाव है ना, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। निगमन विधि भी इसको कहते हैं। पहले क्या करते हैं? व्याकरण संबंधी नियम इसमें बता दिए जाते हैं, उसके बाद जो है इनका अभ्यास करवाया जाता है और संस्कृत और हिंदी दोनों के लिए उपयोगी है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अगली पढ़िए, भाषा संसर्ग विधि, अव्याकृति विधि इसको बोलते हैं या अव्याकर्ता विधि भी बोलते हैं। अच्छा, इसके समर्थक कौन है? लॉर्ड मैकाले। अरे आधुनिक जो भारतीय शिक्षा के जनक भी कौन है? लॉर्ड मैकाले, है ना। लॉर्ड मैकाले जो है इसके क्या है? समर्थक है। व्याकरण की शिक्षा को दोषपूर्ण, व्याकरण की शिक्षा को दोषपूर्ण जो है बनाना, इस दोषपूर्ण जो है ये बताया जाता है इसमें, है ना। इस विधि के अनुसार सिद्धांत नियम पृथक रूप से सिखाए बिना ही रचना व अभ्यास द्वारा व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। अरे डायरेक्ट रचना और अभ्यास के द्वारा ही जो है व्याकरण का ज्ञान कराएंगे, इसमें नियम नहीं बताएंगे तो व्याकरण की शिक्षा को दोषपूर्ण बनाती है ये, है ना। व्याकरण के बिना ही भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। इस प्रकार शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करना इस शिक्षण का मुद्दे, मतलब सिर्फ और सिर्फ ही रचना याद करवाना है बालक को, सिर्फ और सिर्फ व्याकरण का ज्ञान नहीं करवाना है ना, अभ्यास करवाना है, बार बार अभ्यास करवाना है। और इस प्रणाली के अनुसार बच्चों को ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाती है जिसमें भाषा की पकड़ हो और ऐसे लोगों से वार्तालाप भी करवाया जाता है। ध्यान रखना, भाषा संसर्ग विधि में संसर्ग कराया जाता है। संसर्ग का मतलब क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान कर छात्रों को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग कराना सिखाया जाता है। गुण की बात करता हूं। प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने की यही प्रणाली लाभदायक होती है और प्रारंभिक कक्षा में रचना व अभ्यास द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग कराया जा सकता है। दूसरी अगली बात क्या है? बालक कम समय में पुस्तक पढ़ने लग जाता है। भाई बालक को अगर हम लोग इसमें सूत्रों में इसमें नहीं डालेंगे तो बालक को बार बार ये जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे? अभ्यास करवाने पे काम करेंगे, तो बालक क्या है? कम समय में पढ़ने लग जाएगा, क्या जल्दी सीखने लग जाएगा। ठीक है, दोष क्या है? ये व्याकरण का स्थायी ज्ञान नहीं हो पाता है, व्याकरण के नियमों से बालक जो है अनुकूलतम नहीं हो पाता है। बालकों में व्याकरण के प्रति असुद्धता क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है और वर्णमाला का ज्ञान जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। बालक को हर एक चीज समझने में जो है वो यहाँ पे परेशानी उत्पन्न करनी पड़ती है। आगे बात करते हैं। अगली है भाषा संसर्ग यंत्र उपकरण विधि। कौन सी? भाषा संसर्ग यंत्र उपकरण विधि। इसे अनुकरण विधि का दूसरा रूप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनुकरण विधि का दूसरा रूप भी इसे कह सकते हैं। यह शिक्षण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में रचना सीख जाते हैं, है ना। खेल खेल में क्या सीख जाते हैं? रचना सीख जाते हैं। इस विधि में 4 उपकरणों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? ग्रामोफोन। अरे ग्रामोफोन चला के छोड़ देंगे, बालक उसको अनुकरण करता रहेगा, है ना। और आपका कैसेट हो गया, लिग्वा फोन हो गया, सिग्वा फोन हो गया। ठीक है,
चित्र हो गए, चित्र को देख देख के बार बार जो है उसका अनुकरण अनुकरण बालक करेगा। सहायक पुस्तकें हो गई। तो ये 4 उपकरण जो है भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि के लिए उपयोगी है। और ये विधि जो है उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 वालों के लिए यानी पूर्व माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी है। इस विधि में बालकों की व्यवस्थित रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहचर्य विधि, इसका जो प्रतिपादन किया था इंपोर्टेंट है दोस्तों। किसने? मारिया मोंटेसरीन, श्रीमती मारिया मोंटेसरीन। साहचर्य विधि का प्रयोग जो है यूरोप में अधिक किया जाता है। इंपोर्टेंट लाइन। और अगली लाइन क्या है कि इस विधि में कई प्रकार के चित्र और खेलने की वस्तुएं एक कमरे में एकत्रित की जाती है और इन वस्तुओं का तथा चित्रों के नाम जो है कार्ड पे लिखे जाते हैं और इन कार्डों को जो है आपस में मिला दिया जाता है। बालक दीवार पर लटके हुए चित्रों और कमरे में पड़ी हुई वस्तुओं को देखकर उनके नामों को कार्ड पर ढूंढने का प्रयास करता है। ये इसको साचार्य विधि कहते हैं, है ना। अभ्यास करते करते बालक जो है अनेक शब्दों और वर्णों का परिचय कर लेता है। इससे इसका मतलब क्या होता है? बालक को खेल खेल में सिखाना। मारिया मोंटेसरी साहचर्य विधि, ठीक है। इसका अवगुण क्या है? केवल कुछ संज्ञाओं का ही ज्ञान कराया जा सकता है बालक को। और ये जो विधि है केवल छोटी कक्षाओं के लिए सीमित है ना, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली बात करते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। कौन सी? ध्वनात्मक विधि। ध्वनात्मक विधि किसने दी थी दोस्तों? जनक थे इसके माइकल सेमर। कौन थे? माइकल सेमर, 1935। इंपॉर्टेंट है। इस विधि में अक्षर व शब्द की ध्वनि की सहायता से पढ़ाया जाता है। वाचन के लिए ध्वनात्मक लिपि का जो है प्रयोग किया जाता है। आजकल बच्चों की पुस्तकों में अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि दोनों का समन्वय होता है और इन दोनों प्रणालियों में ध्वनात्मक विधि भी कहते हैं। इन दोनों भाई बालक की पुस्तकों में अक्षर बोध भी होता है और ध्वनि साम्य विधि भी, दोनों दोनों यहाँ पे काम करती है। इसके खोजकर्ता कौन है? माइकल सेमर। और अक्षर और शब्द को ध्वनि की सहायता से पढ़ाए जाएंगे, है ना। ध्वनात्मक लिपि का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। व्याख्यान विधि, ये हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसका उपनाम, इसको खतन पद्धति बोलते हैं। कई बार इसका नाम ये आ जाएगा, प्रवचन विधि भी इसका नाम आ सकता है। तो इस व्याख्यान विधि को जो है सर्वाधिक प्राचीन विधि है ये, और वर्तमान में जो है सर्वाधिक आलोचना भी ये किए जाते हैं। भाई व्याख्यान में मैं बोल रहा हूं, आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, आप लोगों की कोई संरचनात्मकता जो है यहाँ पे नहीं दिखाई जाती। ये केवल सृजनात्मक विधि है। व्याख्यान विधि में अध्यापक केंद्र बिंदु होता है ना, बालक केंद्र बिंदु नहीं होता। अध्यापक क्या कह रहा है वो सुनना है ना। बालक की कोई मन की इच्छा यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। दादागिरी यहाँ पे बालकों की नहीं चलेगी। व्याख्यान विधि कैसी? अमनोवैज्ञानिक है। कौन सी अमनोवैज्ञानिक है ये भी आपको ध्यान रखनी है। कौन सी मनोवैज्ञानिक है ये भी आपको ध्यान रखनी है। छात्र जो है निष्क्रिय श्रोता बने होते हैं, श्रोता नहीं है, निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं और इनकी रुचियां, प्रवृत्तियां, योग्यताओं का ध्यान भी नहीं रखा जाता है। व्याख्यान विधि के 3 रूप होते हैं, तीनों रूपों को ध्यान रखना। व्यास विधि, तुलना विधि और समीक्षा विधि। व्याख्यान विधि में अध्यापक के 5 चरण। कौन कौन से? प्रकरण सबसे पहले, फिर प्रकरण का चयन करेगा, फिर उसका नियोजन करेगा, फिर प्रस्तुतिकरण करेगा, निष्कर्ष निकालेगा, मूल्यांकन करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि क्या होती है? किसी भी घटना को दृश्य के रूप में प्रयुक्त करना जो है तकनीकी भाषा में प्रदर्शन कहलाता है ना। किसी भी घटना को दृश्य रूप में, है ना। अभी इस प्रदर्शन विधि में मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि व्यवहारिक रूप से सफल है एवं उपयोगी सूत्र है। और इस विधि में शिक्षक जो है छात्रों के सामने प्रयोग का प्रदर्शन करता है तथा प्रयोग से संबंधित विभिन्न प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत करता है। ये हर एक, ज्यादातर साइंस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदर्शन के समय छात्र भी क्या रहता है? सक्रिय रहता है। और इस प्रकार जो है ये पाठ कैसा हो जाता है? द्विपक्षीय हो जाता है। जबकि इससे पहले जो विधि हम लोगों ने पढ़ी थी व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि में दोस्तों आपको थोड़ी सी, मुझे पता है स्पीड तेज लग रही होगी, लेकिन ये टाइम नहीं है आपको। मुझे पता है कि आप लोग वैसे ही 2 की स्पीड करके देखते हो, तो आराम से इसको इसी स्पीड में देखोगे ना तो भी आपकी फटाफट की क्लास हो जाएगी। देखो मैं ये चाहता हूँ कि आपका समय कम से कम बर्बाद हो, आप लोग ज्यादा, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं और सब स्टूडेंट उन वीडियोज को देखने में टाइम पास कर रहा है। आप लोग ऐसे छोटे छोटे वीडियो देखिए ताकि आपको नॉलेज मिले और स्थायी हो जाए नॉलेज। फटाफट फटाफट इन चीजों को लिखते रहिएगा। हाँ, इस विधि में क्या क्या होता है, इस विधि में ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रदर्शन के समय छात्र भी क्या रहता है? सक्रिय। व्याख्यान विधि में सिर्फ और सिर्फ अध्यापक केंद्रित थी, यहाँ पे छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय रहेंगे, ठीक है। क्या करेगा छात्र? इसमें प्रयोग करके दिखाएगा और उसको व्याख्या करेगा। चलो, प्रदर्शन विधि में छात्रों को निरीक्षण व तर्क शक्ति में भी पर्याप्त विकास होता है, यानी वो कुछ पूछ भी सकते हैं, निरीक्षण भी कर सकते हैं।
प्रदर्शन विधि में शिक्षक केंद्रित विधि होती है। आज आप सब सबसे ज्यादा किसमें सीखते थे? जब प्रयोग करते थे, जब कोई चीज का डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने शिक्षक करके दिखाता था, तब आप लोगों को वो चीजें ज्यादा समय के लिए याद रखती थी। अच्छा याद करो, आप किसी शैक्षिक भ्रमण में गए होंगे, आज आपको जो है आज भी आमेर का शीश महल याद होगा। अगर आप आमेर आमेर में गए होंगे तो क्यों याद रहता है वो? क्योंकि आप वहां पे जाके उन चीजों को सीखते हो। आप अगर किसी विज्ञान केंद्र में गए हो तो वहां की जो चीजें हैं, वहां का ग्रेविटेशन है, वहां की जो कोई ना कोई प्रयोग है, वो आपको याद रहेगा। वो प्रदर्शन विधि होती है दोस्तों। अगली बात करते हैं श्रुति लेखन या अभ्यास विधि। श्रुति लेखन विधि वैसे तो हिंदी में काम में आ जाती है, लेकिन ये श्रुति लेखन विधि जो है, ये क्या होता है? सुने हुए को लिखा जाता है, इसमें सुनकर लिखना होता है। श्रुत का अर्थ क्या होता है? सुना हुआ। और इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा उसे लिखता है। विद्यालयों में श्रुति लेखन का उपयोग किसमें? वर्तनी सुधारने में और हैंडराइटिंग सुधारने में। अरे आप मेरी अगर उस टाइम श्रुति लेखन विधि से अभ्यास करवाया जाता दोस्तों, तो मेरी राइटिंग इतनी सड़ी बुसड़ी नहीं होती, है ना। आगे बात करते हैं उद्देश्य। छात्रों की वर्तनी दोष दूर करना, सही ढंग से शुद्ध सुनकर शुद्ध शुद्ध लिखने की क्षमता का विकास करना, लेखन शक्ति का विकास करना, बालकों में भाषा शुद्धता का विकास करना, बालक में स्वर्ण कौशल का जो है विकास और वृद्धि करना। तो ये सब श्रुति लेखन और अभ्यास विधि में होता है। सुलेख क्या होता है? सुलेख अक्षरों को सुंदर लिखना ही क्या होता है? सुलेख होता है। क्या? सुलेख होता है। यह लेखन जो है प्रथम व आवश्यक गुण है। यह लेखन का क्या? प्रथम और आवश्यक गुण है। अनुलेख क्या होता है? बालक द्वारा किसी अच्छी और सुंदर लिखावट को देख देख कर लिखना क्या होता है? अनुलेखन कहलाता है। अच्छा आप लोगों ने बचपन में ऐसी बहुत सारी किताबें देखी होगी, है ना, उनको नकल कर करके आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, लिखा होगा। प्रतिलेख किसी भी प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक में छपे हुए वाक्य और गद्यांश की नकल करके लिखना ही प्रतिलेख कहलाता है। ठीक है। दोष क्या है? समय अधिक खर्च होता है इसमें, योग्य शिक्षक नहीं है इसके, है ना, जिनको खुद को मात्राएं का शौक नहीं है। अभी मैंने बहुत सारी मात्राएं इसमें गलत लिखी है, तो मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा? तो इस प्रकार से जो है ये आपके दोष है किसके? आपके श्रुति लेखन और अभ्यास विधि के। अगली विधि आती है दल शिक्षण विधि। अरे आप जाइएगा मत, ये विधियां बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर इन विधियों को पढ़ लोगे तो आपका 101% 90% जो है सिलेक्शन संभव है दोस्तों। दल शिक्षण विधि या टीम टीचिंग क्या होती है? इसको समूह शिक्षण भी बोलते हैं। दल शिक्षण जो विधि है, इसका श्री गणेश कहाँ हुआ था? इसका श्री गणेश हार्वर्ड विश्वविद्यालय छात्र था मिशिगन और हार्वे इनके द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो उसके दौरान जो है दल शिक्षण विधि का आपके प्रतिपादन हुआ। किसने किया? छात्र का नाम था मिशिगन और हार्वे। कार्लो आल्सन कौन थे? दल शिक्षण अनुदेश परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक प्रविधि है। इसमें 2 या 2 से अधिक अध्यापक अपने कौशल शिक्षण योजना का छात्रों के एक समूह के शिक्षण में सहयोग करता है, जिसमें लचीली योजना प्रयोग में जो है लाई जाती है, जो विशिष्ट अनुदेशन की आवश्यकता अनुसार बदली भी जा सकती है। कार्लो आल्सन क्या होता है? दल शिक्षण अनुदेशन परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक प्रविधि है, और इसमें 2 या 2 से अधिक अध्यापक जो है अपने कौशल तथा शिक्षण योजना का छात्रों के एक समूह में शिक्षण के सहयोग करते जाते हैं, जिसमें लचीली योजना प्रयोग में ली जाती है, जो विशिष्ट अनुदेशन की आवश्यकता अनुसार बदली जाती है। ये कथन था आपके कार्लो आल्सन का। ठीक है। दल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशाली बनाना है। दल शिक्षण सहकारिता की भावना पर आधारित है। दल शिक्षण के कितने सोपान हैं? तो याद रखना 3 सोपान हैं। कौन कौन से? योजना निर्माण, व्यवस्था क्रियान्वयन और मूल्यांकन परीक्षण। अच्छा सोपान का अर्थ होता है घटक। ठीक है। दल शिक्षण के 3 प्रारूप है: आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र, अनुवर्ग शिक्षण और प्रयोगशाला सत्र। अब अगली आती है भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला बालकों को इस प्रकार सिखाया जाना चाहिए कि उसमें स्वयं प्रयोग करने तथा निरीक्षण करने का अवसर जो है प्राप्त हो। भाषा प्रयोगशाला में छोटे छोटे केबिन बनाए जाते हैं, जिसमें श्रवण प्रकोष्ठ होते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है भाषा प्रयोगशाला विधि। ठीक है। आगे बात करते हैं भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग कौन कौन से हैं। तो श्रावण कोष्ठ एक इसका भाग होता है। सामान्यतः 16 या 20 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। उपकरण कौन कौन से होते हैं? तो दूरभाष, ईयरफोन, स्विच, टेप रिकॉर्डर। परामर्शदाता या कोष्ठ जो है ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होता है, मॉनिटरिंग स्विच होता है और ग्रुप कॉल स्विच होता है। नियंत्रण कक्ष जो है, सभी प्रकार के इसमें उपकरण होते हैं। भाई बहुत सारे प्रकोष्ठ में अलग अलग में बालकों को भेज दिया जाता है, उसके बाद जो है भाषा का प्रयोग करवाया जाता है ना। तो इसमें ध्यान रखना ये चीजें होती है, आपको ये ध्यान रखना है। अगली आती है व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेकी विधि में किन्हीं 2 भाषाओं का सही तुलनात्मक रूप जो है
तुलनात्मक रूप जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। व्यतिरेकी विधि में मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का ही भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी भाषा की पाठ्य पुस्तकें लिखी जाए, जैसे है ना, विद्यार्थी भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या लिखी जाए, जैसे यदि तमिल भाषी विद्यार्थी को हिंदी पढ़नी है तो हिंदी की पाठ्य पुस्तक उसके तमिल के अनुसार हो। यानी जो व्यतिरेकी विधि है उसमें दो भाषाओं को सही तुलनात्मक रूप से इसमें प्रस्तुत किया जाता है। और कोई भी अगर बालक को जैसे पाठ्य पुस्तक पढ़नी है, जैसे अंग्रेजी वाले को पढ़नी है तो हिंदी जो है, अंग्रेजी वाले को तमिल पढ़नी है तो अंग्रेजी की तरह ही तमिल हो, इस प्रकार से। ठीक है, दोनों भाषाओं की तुलना द्वारा जात सम्मान व असमान संरचनाओं के अभ्यास पर विशेष बल देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हीं के प्रयोग में त्रुटियां अधिक होती है। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने की जगह भाषाई कौशल का अर्जन और अभ्यास अधिक उपयोगी माना जाता है। इसलिए भाषा शिक्षण की दृष्टि से व्यतिरेकी जो विधि है, व्यतिरेकी जो विधि है द्वारा प्रदत्त उपयुक्त सूत्र द्वारा बहुत सी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ठीक है, द्वितीय भाषा शिक्षा की तुलनात्मक विधि व्यतिरेकी विधि कहलाती है। क्या? द्वितीय भाषा शिक्षा की तुलनात्मक विधि। जैसे भोलेनाथ तिवारी ने व्यतिरेकी विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम विधि भी कहा है। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद कर लेना। किसने? भोलानाथ तिवारी ने व्यतिरेकी विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि बताया है। अगली आती है बहुत इंपॉर्टेंट, हर्बर्टीय विधि। इसके प्रतिपादक थे J.F. हर्बर्ट, जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। पाठ्य योजना को 5 पदों में बांटा था। प्रस्तावना हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, तुलना हो गई, सामान्यकरण हो गया, प्रयोग। यहां से एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से हर्बर्टी विधि का जो है पद नहीं है, डायरेक्ट पूछा जाता है। इस उपागम को मुख्य इस उपागम को मुख्य केंद्र बिंदु सीखना माना गया है। ठीक है, हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित किए गए पाठ योजना के सिद्धांत में निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? ये चारों चरणों को याद रखना। कौन कौन से? स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, प्रयोग। चारों चरण याद रखना दोस्तों। हर्बर्ट के शिष्य थे जिलर। जो है उसने जिलर ने स्पष्टता वाले सिद्धांत को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। दूसरे शिष्य आए उनके रायन ने जो है एक पद, जैसे उद्देश्य कथन और जोड़ दिया इसमें, तो 3 हो गए, प्रस्तावना हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, उद्देश्य हो गया। इस प्रकार संशोधित रूप से निम्न प्रकार प्राप्त हुए। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना होती है, फिर उद्देश्य कथन होता है, फिर प्रस्तुतिकरण होता है, पुनरावलोकन होता है, निम्नीकरण सिद्धांत निर्धारण होता है, प्रयोग या अभ्यास। तो इन चीजों को याद में रखना। आजकल जो है काम में क्या क्या लिया जाता है? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, अनुप्रयोग और पुनरावृत्ति। बाकी आपको यह ध्यान रखना है कि संशोधित रूप इसका यह है, और अभी जो काम में लिया जाता है उसमें आपको यहाँ पे क्रम पूछा जा सकता है, तो क्रम याद रखना आप, तो है ना। इसमें से कोई 1-2 मिस भी हो तो आप तो क्रम याद रखना। सबसे पहले तैयारी नहीं हो तो प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, सामान्यकरण, अनुप्रयोग, है ना, पुनरावृत्ति। अगला जाता है समवाय विधि। समवाय विधि क्या होती है दोस्तों? भाषा संसर्ग विधि का दूसरा रूप है, और व्याकरण की शिक्षा लंबी समवाय द्वारा दी जाती है। अतः रचना, कहानी, पद आदि जो है इसकी शिक्षा देने के साथ साथ प्रसंग और अवरानुकूल अवरानुकूल व्याकरण की जो है शिक्षा दी जाती है। अर्थात रचना पढ़ाते समय यदि कोई वाक्यों में संज्ञा शब्द आए तो विद्यार्थियों को संज्ञा का ज्ञान करवाया जाता है। इस प्रकार पद्य पढ़ाते समय छंद, अलंकार आदि का ज्ञान भी कराया जाता है। समवाय विधि में क्या करेंगे? जैसे मान लो व्याकरण का कोई शब्द आ गया, संधि आ गई तो संधि करके बताओ, है ना। संज्ञा आ गई तो भाई इसमें जैसे मीठा आ गया, मीठा में कौन सी संज्ञा है ना, अगर आपको पूछ ले तो भाववाचक संज्ञा है ना। जैसे कोई नाम आ गया, राम आ गया, तो राम में कौन संज्ञा होगी? राम में आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से, है ना। समवाय विधि के सिद्धांत, सबसे पहले आता है हर्बर्ट ने क्या सिद्धांत दिया? हर्बर्ट का समप्रत्यात्मक सिद्धांत जो है, इसके अनुसार जब तक नए पाठ को पूर्व ज्ञान से न जोड़ा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नए पाठ को पूर्व ज्ञान से जोड़ना जो है वो आपके जो है ज्ञान को अधिक सिखाने में मदद करता है। हर्बर्ट का सहसंबंध सिद्धांत भी आता है, जिसमें 37 सहसंबंध एक विषयों का अन्य विषयों के साथ संबंध आता है। लंबे सहसंबंध एक ही विषय में विभिन्न अंगों का संबंध। ठीक है, इसे लंबिया कहते हैं। फिर आता है जिल्लर का केंद्रीय सिद्धांत। इसमें हर्बर्ट के शिष्य थे ये जिल्लर, और एक ही विषय को केंद्र में रखकर अन्य विषयों को पढ़ाने की चेष्टा की। और जिल्लर ने इतिहास को केंद्र बनाया, पार्कर ने विज्ञान को केंद्र बनाया, और डी गर्मी ने आपके अर्थशास्त्र को आपके केंद्र बनाया। तीनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रोवेल का जीवन केंद्रीय सिद्धांत, जो भाषा को खेल में सिखाता है। और अमेरिकी डीवी का सामंजस्य सिद्धांत, इसमें डीवी जो है वो शिक्षा का केंद्र जो है सामाजिक जीवन बनाया जाए ऐसा कहता है, और ऐसी सामाजिक क्रियाएं आरंभ की जाए जो शिक्षा प्रद हो। फिर गांधी जी का समवायु सिद्धांत, जो बेसिक पद्धति पर आधारित है, बेसिक शिक्षा
है ना। बेसिक शिक्षा के जो जनक है वो कौन है, महात्मा गांधी है। बेसिक शिक्षा जो है ये ही आपके किसने, बुनियादी शिक्षा किसने प्रतिपादित की थी, आपके महात्मा गांधी ने। बेसिक पद्धति का जो आधार है, बेसिक पद्धति का आधार भारतीय दर्शन है। सारा ज्ञान किसी क्रिया के द्वारा किया जाए। ज्ञान प्रदान करने की इस विधि को क्या कहते हैं, समवाय विधि कहते हैं। ज्ञान प्रदान करने के लिए जिन क्रियाओं को साधन के रूप में लिया जाता है उसका संबंध तीन चीजों से है। कौन सा, उद्योग, आपके भौतिक वातावरण और आपका सामाजिक वातावरण। ठीक है, याद रखना। अगली अगली जो आती है विधि वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के सूत्रपात है वो पश्चिमी देशों के द्वारा हुआ। वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखना, वस्तुओं को जो है जीव जंतु का चित्र और प्रतिपादन करना, क्रियाओं में भाग करके सीखना। और भारत में जो है 20वीं सदी के प्रथम दशक में प्रत्यक्ष विधि अपनाई गई। सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, बंगाल में टिपिंग को, बंबई में फ्रेजर को और मद्रास में येट्स को। इस पद्धति में वार्तालाप, मौखिक कार्य और बोलने के अभ्यास पर दिया जाता है। अन्य भाषा को स्वतंत्र व पृथक रूप में पढ़ाया जाता है। इस पद्धति में जो है इस पद्धति में मातृभाषा को सीमित कर दिया जाता है और संपूर्ण वाक्य को इकाई माना जाता है। प्रत्यक्ष पद्धति में अन्य भाषाओं के अध्ययन में अन्य भाषा में ही आदेश निर्देश दिए जाते हैं, उसी पर विचार अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है, अगले जैसे यहाँ पे ये आ गया आपके प्रत्यक्ष विधि में। जैसे क्या करेंगे, आम सिखाना है बालक को तो हम लोग अनार का चित्र दिखाएंगे। इमली सिखानी है तो ई का चित्र दिखाएंगे, इमली का। ठीक है, ई सिखाना है तो। इस पद्धति का जो मुख्य सिद्धांत है, जिस प्रकार बालक स्वरण व अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है इसी प्रकार दूसरी भाषा भी सीख लेता है। व्याकरण की सहायता नहीं ली जाती है, दूसरी भाषा सिखाने में भाषा का माध्यम अपनाया जाता है। इसमें बच्चों को ऐ से अनार, ई से ईक चार्ट के रूप में चित्र के साथ प्रत्यक्ष दिखाकर जो है अक्षरों को लिखकर दिखाया जाता है। दोष क्या है, इस विधि में सुनने और बोलने पर अधिक बल दिया जाता है। कारण वाचन और लेखन क्या हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। वाचन और लेखन जो है गौण हो जाते हैं। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के गुइन मोद्य ने किया था। इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आती है अनुकरण विधि। अनुकरण तो आप समझते हो, इस विधि में प्रारंभ में अक्षर ज्ञान कराना प्रारंभ होता है। इसमें लिखित अनुकरण होता है, रूपरेखा अनुकरण होता है। रूपरेखा अनुकरण कुछ इस प्रकार का है, जिसमें ऑलरेडी जो है कुछ शब्द लिखे होते हैं, बालक उन पे पेन पेर के जो है लिखना सीखता है। स्वतंत्र अनुकरण में जो है अध्यापक श्याम पट पर या अभ्यास पुस्तिका में अक्षर लिख देता है और बालक जो है वो उससे कहता है कि वह स्वयं उसे नीचे उसी प्रकार से लिखे। ठीक है, जैसे हम लोग होमवर्क देते थे बचपन में आप लोगों को। ठीक है, अनुकरण विधि अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए उपयोगी मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश के लिए। मॉन्टेंसरी विधि, इस विधि में जो है आंख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों और हाथ तीनों की सहायता ली जाती है। बालक अपने अक्षरों को देखकर उसकी ध्वनि को कानों से सुनता है, उभरे हुए अक्षरों पर अंगुली फेरता है और वह अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर लिखना सीख जाता है। इस विधि में बालक स्वयं संशोधित करता है, वह अध्यापक का अनुकरण करके एक एक शब्द को लिखता है और मूल से मिलाकर देखता है। ये आती है जैक्टोक विधि। ठीक है, इकाई विधि पढ़ते हैं। इकाई विधि में जो है आधुनिकतम विधि है ये। और इकाई विधि संगठन का प्रारूप सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो हर्बर्ट ने किया था। हर्बर्ट ने इकाई संगठन में कितने पद बताए, तो 5। कौन कौन सी, तैयारी हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, तुलना हो गया, सामान्यकरण हो गया और जो है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्टर मॉरिसन ने इकाई संगठन के 5 पद कब दिए थे, 1926 में। इसमें कौन कौन से आते हैं, पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और अभिव्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यह विधि जो है योजना विधि और समस्या विधि दोनों के ही मिश्रण से बनी है, अर्थात विधियों का जो है समावेश है। दोनों ही विधियों का इसमें समावेश है। ये आरपीएससी में पूछा गया था। सीटेट में एक प्रश्न ऐसे पूछा गया था। एनसीईआरटी के अनुसार जो है इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति जो छात्रों के समवेत रूप से जो है प्रदान की जाती है। ये सीटेट में पूछा गया कथन है। आगमन विधि में किसमें क्या होता है, उदाहरण से नियम, ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से प्रमाण, विशिष्ट सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है। नियम विधि में नियम से उदाहरण, अज्ञात से ज्ञात, सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल और पूर्ण से अंश और संश्लेषण से विश्लेषण की तरफ चलने के लिए जो है वो हमें इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगमन विधि। आगमन विधि के सोपान कौन कौन से, 4 सोपान है। विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण करना, नियमीकरण करना, सामान्यीकरण करना, प्रशिक्षण या सत्यापन। आगमन विधि के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से, प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। ठीक है, निगमन विधि। निगमन के आपके 4 सोपान है, उदाहरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण और परीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है।
निगमन विधि के दो जो है रूप है, सूत्र प्रणाली और पाठ्य पुस्तक प्रणाली। पाठ्य पुस्तक में मिट्टू प्रणाली भी कहते हैं, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। फिर आती है अगली भंडार सॉरी व्याकरण विधि, जिसे हम लोग भंडारकर विधि भी बोलते हैं। रामगोपाल भंडारकर इसके प्रवर्तक थे। उपनाम इसका परंपरागत विधि, शास्त्रीय विधि, भंडारकर विधि, प्रोक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, ये सब इसके नाम हैं। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें व्याकरण के नियमों को रटने पर बल दिया जाता है और उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी बताया जाता है। ये विधि जो है दो तत्वों पर आधारित है, व्याकरण तत्व और अनुवाद तत्व। चलिए अगला, द्विभाषी विधि, दो भाषाओं का जो है ज्ञान होता है। प्रवर्तक कौन है इसके? डॉडसन है। और एच.एन. शास्त्री ने द्विभाषी विधि को व्याकरण विधि व प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु कहा है। सेतु यानी ब्रिज। ठीक है, ये सीटेट में पूछा गया है। यह विधि मूल रूप से अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी भाषाओं को पढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। छह रस विधि रस विधि के माध्यम से मातृभाषा मातृभाषा तथा विदेशी भाषा दोनों का एक साथ प्रयोग करके विदेशी भाषा को सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरी शिक्षण विधियां पढ़ी, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारी शिक्षण विधियां पढ़ी, और ये इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट के लिए, आपके रीट के लिए। अगर आप इनको पढ़ोगे सही से तो आपका जो है सिलेक्शन 100% संभव है। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तो तब तक के लिए राम राम सा।